केमिस्ट्री में और अपनी जनरल लाइफ में एसिड, बेस और सॉल्ट यानी कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बहुत बार सुना है। तो ये एसिड और बेस क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई चीज एसिड है या बेस? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी जंक्शन। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आप तक मेरी वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंडिकेटर्स का या सूचक का। इंडिकेटर्स या सूचक क्या होते हैं? ये बताते हैं कि कोई सब्सटेंस है या कोई जूस है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, उस इंडिकेटर की प्रेजेंस में या उस इंडिकेटर को उस जूस में या उस लिक्विड में डालते हैं और अगर किसी तरीके से उस इंडिकेटर में चेंज आता है तो वो बताता है कि वो एसिड है या बेस है। तो जो जनरल इंडिकेटर हम यूज करते हैं उसमें जो सबसे कॉमन है लिटमस पेपर, जिसको आप सब जानते हैं। लिटमस पेपर का दूसरा नाम है पर्पल डाई। पर्पल डाई जो है ये पर्पल कलर की होती है। ये लिटमस पेपर मिलता है हमको लाइकेन से। लाइकेन क्या है? लाइकेन एल्गी और फंजाई, इन दोनों का जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों पार्टनर्स को फायदा होता है, उसको कहते हैं सिम्बियोटिक। तो वैसे ही एक रिलेशनशिप है लाइकेन जिसको कहते हैं, जिसमें एल्गी और फंजाई होते हैं। तो लाइकेन से ये लिटमस पेपर मिलता है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि ये नेचर से डायरेक्टली मिलता है। इसकी अगर पीएच की बात करें तो ये न्यूट्रल होता है। और ये कैसे काम करता है? तो ये पीएच पेपर पे अगर एसिड डालते हैं तो देखिए, इसका अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, दो कलर का लिटमस पेपर अवेलेबल है, एक ब्लू और एक रेड। अगर ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और उस पे एसिड डालते हैं तो ये ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। और यानी कि अगर ये एसिड, जिसको मैंने एसिड लिखा है, अगर वो अननोन जूस हुआ और आपने ब्लू लिटमस पेपर पे अननोन जूस डाला और उसका कलर रेड हो गया तो वो एसिड होगा। और अगर ब्लू पे अननोन लिक्विड डाला और उसका कलर ब्लू ही रहा, दैट मीन्स कि वो एसिड नहीं है। दूसरा रेड, रेड कलर इन प्रेजेंस ऑफ बेस ये ब्लू कलर का हो जाता है। तो यहां ब्लू से रेड और रेड से ब्लू चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एसिड है या बेस। देखिए, ये अक्सर भूल जाता है कि कौन सा क्या बताता है, तो उसके लिए मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है। आरबीआई, आरबीआई जो कि हमारा बेस है फाइनेंशियल सिस्टम का, आरबीआई बैंक, उसी तरीके से रेड टू ब्लू ये आरबीआई हमारा बेस है, यानी बेस की प्रेजेंस से में रेड से ब्लू होता है। तो यू कैन यूज दिस ट्रिक अगर चाहिए तो। जो सेकेंड एग्जांपल है वो भी यूज होता है अधिकतर लैब में, इसको कहते हैं फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन। फिनोप्थिलीन ये स्लाइट एसिड यानी कि वीक एसिड होता है, स्लाइट और वीक एसिड है ये। और ये कैसे काम करता है? तो ये ऑलमोस्ट कलरलेस होता है और ये बेस की प्रेजेंस में, यानी जब बेस इसमें आता है तो ये कलरलेस, कलर चेंज हो जाता है इन अ पिंकिश रेड या पिंक रेड में चेंज हो जाता है। जबकि एसिड की प्रेजेंस में ये कलरलेस ही रहता है, यानी अगर मान लीजिए बेस की प्रेजेंट में पिंक या रेड हो गया है और आप इसमें दोबारा से एसिड डालेंगे तो ये वापस से कलरलेस हो जाएगा। तो ये भी इंडिकेट करता है एसिड या बेस को। दो और एग्जांपल्स हैं, वन इज मिथाइल ऑरेंज एंड वन जिसको आप जानते हैं दैट इज टर्मरिक। टर्मरिक यानी हल्दी। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर की डाई है और ये एसिड में, मतलब एसिडिक कंडीशन में
वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, जबकि ये बेसिक कंडीशन में येलो कलर का हो जाता है। ये खुद ऑरेंज कलर का होता है, बट अगर इन्वायरमेंट एसिडिक है यानी एसिड की प्रेजेंस में ये रेड कलर का हो जाएगा, जबकि बेस की प्रेजेंस में इसका कलर येलो हो जाएगा। जो लास्ट है टर्मरिक यानी हल्दी, उसको आप लोग देखते हैं कि अगर तेल का या हल्दी का यानी आप सब्जी खाते हैं तो उसमें हल्दी भी होते हैं, उसका अगर दाग आपके कपड़ों पे लग जाता है तो येलो कलर का स्पॉट आ जाता है। और ये येलो कलर का स्पॉट अगर आप सोप से धुलते हैं तो सोप क्या होता है, बेस होता है, यानी बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करता है। तो बेसिक कंडीशन में ये क्या कैसा कलर हो जाता है, इसका कलर रेड ब्राउन हो जाता है। आपने देखा होगा कि साबुन लगाते ही वो तेल वाला दाग जो है वो और ज्यादा गहरा रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। तो बेस की प्रेजेंस में यानी कि बेसिक कंडीशन में ये येलो कलर से रेड कलर हो जाता है, जबकि एसिडिक कंडीशन में ये येलो कलर का हो जाता है। तो ये टर्मरिक भी एज अ इंडिकेटर काम करता है। बहुत से ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हैं जो एज अ इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, जैसे कैबेज की लीव्स हैं या टर्मरिक है या पेटल्स है कई फ्लावर्स की। हिबिस्कस का फ्लावर भी एज अ इंडिकेटर यूज किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने सूचक या इंडिकेटर पढ़ा था वो कलर के थ्रू बताते थे कि एसिड है या बेस है। कुछ और टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जो कि स्मेल के थ्रू बताते हैं, यानी उसकी स्मेल चेंज हो जाती है जब उनका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। तो ऐसे जो इंडिकेटर्स हैं उनको कहते हैं गंधीय सूचक, यानी कि जो गंध से बताए, या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इसके एग्जांपल्स हैं, इसमें आता है अनियन। अनियन की स्मेल बदल जाती है अगर उसका एनवायरनमेंट बदल जाए, यानी एसिड की कंडीशन में या बेस की कंडीशन में उसको रखिए तो उसकी स्मेल बदल जाएगी। सेकेंड वन इज क्लोव ऑयल। और इसके अलावा वनीला है। वनीला भी अपना स्मेल जो है वो चेंज कर लेता है इन प्रेजेंस ऑफ देयर मीडियम। नाउ हम लोग बात करेंगे कि जो एसिड या बेस होते हैं वो डिफरेंट चीजों से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एसिड और बेस कई चीजों से रिएक्ट करते हैं, जिसको हम डिफरेंट रिएक्शंस के फॉर्म में लेंगे, और ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको बहुत थॉरली पढ़िएगा। तो पहला है कि जो एसिड या बेस है वो मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहला हम एग्जांपल लेंगे एसिड का। तो एसिड जब भी, तो उस कंडीशन में मेटल का सॉल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हाइड्रोजन गैस जो निकलती है उसको चेक करने के लिए अगर आप उसको आपके पास लाएंगे तो वो बम का साउंड करके जलती है, तो ये हाइड्रोजन गैस की पहचान है, तो ये भी जानते रहिएगा। अब इसका एग्जांपल अगर हम ले लें तो एसिड की जगह HCl ले लें और मेटल की जगह हम जिंक या कॉपर कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जिंक का सॉल्ट यानी जिंक क्लोराइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, तो यहाँ पे ये 2HCl यूज हो जाएगा। देखिए जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये पहचान है कि एसिड से रिएक्शन हो रहा है मेटल का। अब अगर हम एसिड की जगह बेस ले लें तो बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके हमेशा हाइड्रोजन नहीं निकालते। सारे बेसेस मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं निकालते, लेकिन यहाँ पे अगर हम NaOH और जिंक इसका रिएक्शन देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और बनेगा सोडियम जिंकेट। तो ये वाला रिएक्शन सारे बेसिस के साथ पॉसिबल नहीं है, केवल इस कंडीशन में ये रिएक्शन होता है। तो हमें याद रखना है कि एसिड्स मेटल के साथ हमेशा हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, जबकि बेस के केस में ये यूनिवर्सल नहीं है। सेकेंड है विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स। सो इस केस में अगर हम एग्जांपल में कार्बोनेट ले लें सोडियम का, तो सोडियम कार्बोनेट अगर HCl से रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा NaCl प्लस वाटर बनेगा एंड
डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। इस रिएक्शन में आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है? तो जब इसको आप लाइम वाटर से पास करेंगे तो उस लाइम वाटर का कलर जो है वो दुधिया हो जाता है या मिल्की हो जाता है, और इससे पता चल जाता है कि ये गैस जो है वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इससे क्वेश्चन आया था लास्ट पेपर में कि एग शेल, तो आपको पता है एग शेल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो उसका किससे रिएक्शन कराया गया कि जो गैस निकली उसको जब लाइम वाटर से पास किया गया तो वो कलर मिल्की हो गया। नाउ अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं HCl से तो भी सोडियम का सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये भी सेम रिएक्शन देता है जैसे कि सोडियम कार्बोनेट देता है। सो इन केस ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। जो तीसरा रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, तो जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो बनता है सॉल्ट और वाटर, बस यही बनता है। जैसे HCl प्लस NaOH बने, अगर रिएक्ट करें तो NaCl सॉल्ट बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। तो ये जो है एसिड बेस का स्टैंडर्ड रिएक्शन है और इसमें दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं अगर सेम स्ट्रेंथ के हैं। स्ट्रेंथ क्या होती है हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। जो फोर्थ रिएक्शन है वो है मेटल या नॉन मेटल ऑक्साइड से। तो मेटल ऑक्साइड से एसिड कैसे काम करेगा और फिर नॉन मेटल ऑक्साइड से एसिड कैसे रिएक्ट करेगा। तो मेटल ऑक्साइड के केस में हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड का। ये है, इसको जब आप HCl से रिएक्ट कराते हैं, देखिए क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो सॉल्ट बन जाएगा, कॉपर का सॉल्ट बना और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। इसके अलावा वाटर निकला। तो ये रिएक्शन देखिए और ये रिएक्शन देखिए, आपको क्या दोनों में कॉमन चीजें दिख रही हैं। यहाँ भी सॉल्ट बना था, वाटर बना था, यहाँ भी सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आपको ये पता है एसिड है तो इसका मतलब ये जो कॉपर का ऑक्साइड है उसका नेचर क्या है, उसका नेचर बेसिक है। तो इस तरीके से अगर आप किसी को एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं और अगर जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सॉल्ट और वाटर आ रहा है, दैट मीन्स केवल सॉल्ट और वाटर आ रहा है, दैट मीन्स कि आप जिससे रिएक्शन करा रहे हैं उसका नेचर बेसिक है, या वाइस वर्सा। अगर बेस से करा रहे हैं और ये जो है तभी सॉल्ट और वाटर दे रहा है, तो जिससे आप रिएक्ट करा रहे हैं वो क्या है, वो एसिड है। इसी तरीके से अगर आप नॉन मेटल ऑक्साइड, तो नॉन मेटल ऑक्साइड आप कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं और उसका आप रिएक्शन कराइए बेस से, तो इस केस में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और इसके अलावा बन जाएगा वाटर। अगर आप इसको भी इस रिएक्शन से कंपेयर करिए तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ भी सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है और हमको ये पता है कि ये बेस है। तो बेस के साथ किसी चीज का रिएक्शन हुआ है तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है, दैट मीन्स जिससे रिएक्शन हुआ है उसका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। यहाँ मैं एक और चीज बताऊं कि ये जो रिएक्शन है दैट मीन्स रिएक्शन बी, जिसमें नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है उसका रिएक्शन हो रहा है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही लाइम वाटर है जब ये एक्वस कंडीशन में होता है, यानी कि ये इसमें वाटर जुड़ा होता है, तो इसको कहते हैं लाइम वाटर। तो देखिए यहाँ जो मैंने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर ये दोनों का जब रिएक्शन हो रहा है तो मिल्की कलर आता है। वो मिल्की कलर एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जिसकी वजह से वो दुधिया या व्हाइटिश हो जाता है। एक और बात, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में होगा, एक्सेस में, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ कि अगर ये एक्सेस में होगा
तो एक्सिस में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर ये मिलके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं और ये जो है वो सॉल्युबल होता है वाटर में। तो अगर दूधिया कलर आ गया और उसके बाद भी आप कार्बन डाइऑक्साइड डालते रहे या पास कराते रहे तो वो जो मिल्की कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। क्यों डिसअपियर हो जाता है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो एसिड होते हैं या बेस होते हैं वो एसिडिटी अपनी या बेसिक नेचर तभी शो करते हैं जब वो एक्वस एनवायरनमेंट में रहते हैं। यानी कि अगर आप ड्राई एसिड ले लें या ड्राई बेस ले लें तो वो कभी भी H आयन या OH आयन नहीं देंगे। और आपको पता है कि एसिड में एसिडिटी H आयन की वजह से होती है और बेस में जो बेसिसिटी होती है वो OH आयन की वजह से होती है। तो एसिड या बेस कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ? तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं HCl का। तो HCl अगर जो है वो वाटर की प्रेजेंस में है तो ये क्या करती है, वाटर जो है ये वाटर ये इसका H आयन लेके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं H3O और प्लस क्लोराइड आयन फ्री हो जाता है। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन है एक्चुअल में यही H प्लस आयन है जो वाटर के साथ जुड़ा हुआ है और यही रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक नेचर के लिए HCl के। इसी तरीके से अगर NaOH है, NaOH को आप वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वो Na प्लस और OH माइनस आयन बनाता है और ये OH माइनस आयन ही बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसके? NaOH के। ये कुछ एसिड्स और बेसिस हैं जिसको आपको याद रखना है। देखिए ये है HCl जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये है HNO3 जिसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड और ये है CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। ये केवल इन सब में ये एसिटिक एसिड है जो कि वीक एसिड है। वीक या स्ट्रॉन्ग से क्या मतलब होता है एसिड या बेस के? देखिए जो एसिडिटी होती है, एसिडिक नेचर होता है वो H आयन की वजह से होता है। तो ये जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं यानी ये टोटल आयन दे देते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। जबकि जो वीक एसिड्स होते हैं वो जब एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं तो वो अपना पूरा आयन आयनाइज नहीं कर पाते, उनको वीक एसिड कहते हैं। इसी तरीके से ये बेसिस हैं डिफरेंट, इसमें ये है NaOH जिसको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये है KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी ये चारों ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग क्यों कहा गया है? सेम रीजन, क्योंकि ये OH आयन को पूरी तरीके से निकाल पाते हैं इन अ एक्वस सॉल्यूशन यानी पूरी तरीके से आयनाइज हो पाते हैं, जबकि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो वीक बेस है। अब यहाँ पे सॉल्ट बनता है, आपको पता है एसिड और बेस से, अभी मैंने बताया था। तो जो सॉल्ट बनता है वो 4 तरीके का हो सकता है। सो पहला सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का बना होगा। ले लेते हैं कोई एग्जांपल, जैसे HCl और NaOH को मिला लेते हैं तो HCl प्लस NaOH क्या बन जाएगा सॉल्ट? NaCl। तो यहाँ जो NaCl है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से है तो दोनों की पावर सेम है, इसलिए सॉल्ट क्या होगा? ये न्यूट्रल होगा, ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। इसके अलावा वाटर बनेगा वो मैंने नहीं लिखा है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दूसरा जो बनेगा वो बनेगा जिसमें एसिड तो स्ट्रॉन्ग ही है लेकिन बेस क्या हो गया है? ये वीक हो गया है। तो ले लेते हैं एक एग्जांपल HCl को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसमें जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा अमोनियम के साथ क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड। ये जो सॉल्ट है इसमें एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बेस कमजोर है, तो एसिड अपना नेचर नहीं छोड़ता, इसलिए ये जो सॉल्ट होगा
वो एसिडिक नेचर का होगा। अब तीसरा ले लेते हैं, वो होगा जिसमें कि जो एसिड है उसको वीक कर देते हैं, तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो उसका एग्जांपल में वीक एसिड हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, और स्ट्रॉन्ग बेस में हम KOH ले लेते हैं, मान लीजिए तो KOH। अब इसका जब सॉल्ट बनेगा तो पोटेशियम का क्या बनेगा, एसीटेट बनेगा, यानी CH3COOK, ये सॉल्ट बन जाएगा। ये सॉल्ट में जो एसिड है वो वीक है और बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा, ये बेसिक नेचर का होगा। जबकि जो लास्ट कैटेगरी है इसमें वीक एसिड भी होगा और वीक बेस भी होगा। तो वहां पे आप एग्जांपल लेंगे तो एसिड के केस में एसिटिक एसिड और बेस के केस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस केस में इसका एसीटेट बनेगा, यानी CH3COONH4। ये क्या होगा, तो इसमें फिर से पार्टनर क्या है, इक्वल है, तो झगड़ा लड़ाई नहीं होगी। दैट मीन्स ये भी क्या होगा, ये न्यूट्रल रहेगा। तो आपको क्या याद रखना है कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस ये न्यूट्रल होता है। जबकि स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो सॉल्ट का नेचर जो है वो एसिडिक होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्ट का नेचर बेसिक होगा। तो इस तरीके से अगर कोई सॉल्ट दिया रहे तो आप बता सकते हैं कि वो किसका मिक्सचर है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले भी कहा है। और अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। एक और चीज जो मैंने बताया था आपको कि जो एसिड या बेस होते हैं उनकी जो वाटर से रिएक्शन होती है जिसमें कि आयंस बनते हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकले। इसी तरीके से दूसरे टाइप का रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक, जिस रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अक्सर ऐसे रिएक्शंस में आपको हीट देनी पड़ती है। तो रिएक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो एसिडिटी या बेसिसिटी में मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कहा, तो कैसे पता चलेंगे, क्या उसको नापा जा सकता है? तो जी एसिडिटी या बेसिसिटी को कैसे नापा जा सकता है, तो उसके OH या H+ आयन इसके कंसंट्रेशन पे नापा जाता है और इसके लिए एक pH स्केल बनाया गया है। pH स्केल जो है वो एसिडिटी या बेसिसिटी को नापता है। तो इस स्केल में 0 से 14 तक नंबर्स हैं एक्चुअली, और इसमें बीच में नंबर होता है 7, यानी pH अगर 7 है किसी का तो वो इंडिकेट करता है कि वो न्यूट्रल है। और इससे नीचे की तरफ जाने पे H आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे pH कम होगा उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो अगर pH 2 है और pH 4 है, ये दो हमें कंपैरिजन दिए हुए हैं, तो 2 वाला ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू 4। इसी तरीके से अगर हम 7 से आगे की तरफ जाते हैं, सो जैसे जैसे pH बढ़ता है उसका OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है और H आयन का कंसंट्रेशन घटता जाता है। तो अगर दो pH हैं 8 और 13 के सॉल्यूशंस हैं, तो उसमें 13 वाला ज्यादा बेसिक है इन कंपैरिजन टू 8। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका कितना pH होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो ये टेबल है और इस टेबल में आप देख सकते हैं और आपको ये याद रखना होगा फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ इस pH की इंपॉर्टेंस क्या है? तो कई जगह pH की इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि कभी कभी आपका जो कहा जाता है कि एसिड रेन हो रही है। इसका क्या मतलब है? एसिड रेन का मतलब है कि जो इन्वायरमेंट का pH है वो 5.6 से जब कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो पानी बरस रहा है उसमें थोड़ा अमाउंट में एसिड भी है। अब ये एसिड जब पानी के साथ हमारे वाटर बॉडीज में जाता है, यानी कि तालाब में या नदी में जाता है, तो वहां की मछलियों के लिए
वहां जिंदा रह पाना मुश्किल हो जाता है। तो इम्पोर्टेंस है पीएच का, क्योंकि पीएच पानी के वाटर का 7.4 के आसपास होता है, तो वो हमारे लिए आइडियल पीएच है फॉर वाटर। सेकेंड एग्जाम्पल है कि पीएच हमारे पेट में, स्टमक में हमारा पीएच करीब 1.2 से 2 तक होता है, और वो पीएच जरूरी है हमारे फूड को पचाने के लिए। हमारे जो बकल कैविटी है यानी जो माउथ है, इसका भी एक पर्टिकुलर पीएच है, 6.8 के आसपास रहता है। तो ये पीएच भी अगर कम हो जाता है और 5.5 से या 6 से कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो टीथ है उसमें डीके होने लगता है। एक और एग्जांपल है जिसमें कि आपने देखा होगा कि कुछ बीज होती हैं जो स्टिंग करती हैं, कुछ लिक्विड डाल देती हैं। एक्चुअल में जो वो लिक्विड होता है वो एसिड होता है, जिसको कहते हैं मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड होता है, माइल्ड एसिड होता है, जिसकी वजह से आपको ईचिंग होने लगती है। और फिर अगर आप वहां पे कोई माइल्ड सा बेस लगा दे, इसलिए चूना लगाया जाता है, या आप बेकिंग पाउडर टाइप की कोई चीज लगा दीजिए, तो क्या होगा कि उससे आपका जो इचिंग है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा बहुत से हमारे हाउस होल्ड की चीजें हैं जिसमें डिफरेंट एसिड पाया जाता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चार्ट आपको डिफरेंट एसिड्स किसमें पाए जाते हैं वो बताता है, तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। लास्ट टाइम इससे भी एक क्वेश्चन आया था। आपके एग्जाम में बहुत से केमिकल्स के नाम भी पूछते हैं, या नाम देखिए केमिकल्स भी पूछते हैं। तो इस चैप्टर से कुछ सॉल्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके यूजेस तो मैं आपको किसी और वीडियो में बना के दे दूंगी, बट ये नाम है उनके जो कि आपको याद रखने हैं फॉर्मूले के साथ। जिसमें पहला है सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है, इसको कहते हैं कॉमन टेबल सॉल्ट या नमक। नमक यही है जिसको हम लोग घरों में यूज करते हैं। दूसरा है CaOCl2, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जो आप घरों में सफाई के लिए यूज करते हो वो ब्लीचिंग पाउडर है ये। दूसरा है NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये बेकिंग सोडा है जिसको केक बनाने में या इडली बनाने में या आप ढोकला वगैरह बनाने में यूज किए करते हैं, इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट .10H2O, ये क्या है, ये वॉशिंग वाला सोडा है जिसको कपड़े धुलने में यूज किया जाता है, तो इसका ये फॉर्मूला है। इसमें 10H2O का मतलब ये नहीं है किसी भी अगर सॉल्ट में ये लगा हो कि वो वाटर की तरह यानी वो लिक्विड स्टेज में पाया जाएगा। एक्चुअल में क्रिस्टल फॉर्म में भी रहने के लिए वो वाटर जरूरी होता है, तो ये वाटर है इसमें लगा हुआ, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तो ये है वॉशिंग सोडा। इसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट .2H2 है, इसको कहते हैं जिप्सम। इन सब का यूज मैं आपको किसी छोटे से वीडियो में बना के दे दूंगी, वो ज्यादा समझाना नहीं है, आपको सिर्फ याद करना है। और नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट .12H2, एक्चुअली ये और ये एक ही है, इसमें केवल हाफ H2O का अंतर है। एक्चुअल में इससे इसको हीट करके बनाया जाता है, 23 डिग्री केल्विन पे बनाया जाता है हीट करके, तो इसमें से जो दिगड़ वाटर है 1/2 वाटर वो उड़ जाता है, तो जो बचता है कैल्शियम सल्फेट और .12H2O, तो इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने देखा होगा कई मूर्तियां वगैरह बनाने में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मैंने पहले भी बताया था कि ये मिल्क में पाया जाने वाला है, या इसलिए इसको मैग्नीशियम ऑफ मिल्क भी कहते हैं। तो ये सारे सॉल्ट हैं, ये जरूर याद रखिएगा, ये सारी चीजें एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच।